Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to solve the paper which is February-March 2026 IGCSE का पेपर है हमारे पास 0452 कोड का पेपर 22. ठीक है, 1 hour 45 minutes हैं हमारे पास इसके लिए एंड द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर आर 100. ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं इस पेपर को. क्या क्या चीज़ें हमारे पास. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि जी हमें कैश बुक बना के दे दें. राहुल इज़ अ ट्रेडर, ही प्रिपेयर्स हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 दिसंबर. पहले भी बताया कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसकी फाइनेंशियल ईयर जिस डेट पे ख़त्म हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राहुल मेड द फाइनेंशियल ईयर जनवरी 2006, वो जनवरी के लिए बना रहा है अपनी कैश बुक. ठीक है, अब कैश की कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं और उसके बाद उन्होंने कैश बुक भी दी हुई है. ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर में क्योंकि ज़रा कैश बुक जो है वो लैंडस्केप में नहीं आ रही, तो फिर हम इसको दूसरी जगह पे मैं सॉल्व करूँगा. कैश बुक को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब कैश बुक में हमारे पास उसने ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 120 एंड 35. कैश बुक में ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 120 एंड 35. अब जो जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक की होंगी वो बीच में रिकॉर्ड करते जाएंगे 1 by 1. ठीक है, क्या कहता है हमारे पास, जनवरी 3 कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स इज 621. के हमारे पास कैश सेल्स रिसीव हुई हैं जनवरी 3 को. सो कैश सेल्स हमारे पास कैश बुक में किस तरह वर्क करता है. कैश बुक receipts on the debit side and payments on the credit side. Receipts on the debit side and payments on the credit side. कि जितनी भी receipts हैं वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और जितनी भी पेमेंट्स है वो हम उनको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. ठीक है, ब्रॉड डाउन उसने हमें दिया हुआ 2006 के लिए, तो जनवरी 6 पे हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन उसने बताई थी. क्या बताई उसने, कहा जी हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी जनवरी 3 पे, कि कैश सेल्स से 621 आ रहे हैं. कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स. कैश सेल्स मतलब कैश में पैसे आ रहे हैं, तो हम उसको कैश के कॉलम में लिखेंगे. ठीक है, जनवरी थर्ड सेल्स और पैसे आएंगे कैश के कॉलम में विच इज 621. कैश के कॉलम में पैसे आ जाएंगे हमारे पास 621. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, ये ट्रांजैक्शन होगी. फिर उसने कहा जी कैश बैंक पेमेंट ऑफ 290 टू अनिल अ क्रेडिट सप्लायर इन फॉर सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ 300. हमने पेमेंट की है अनिल को इन द फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस. एक इनवॉइस है हमारे पास, उसकी फुल सेटलमेंट 300 की हमने सेटलमेंट की है 290 में. हमने पेमेंट की है, तो अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे और हमें डिस्काउंट होगा, दैट विल बी योर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. तो हम अनिल लिखेंगे 290 बैंक में, 6th अनिल 290 बैंक में लिखेंगे और डिस्काउंट हमारे पास 10 आ जाएगा. 300 की अमाउंट थी और उसमें से हमने 290 पेमेंट की, तो हमारे पास 10 का डिस्काउंट आ गया. ठीक है, रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, ये ट्रांजैक्शन भी होगी. फिर उसने कहा जी कैश परचेजेस. हमने कैश पे परचेजेस किए हैं 188, तो हमारे पास कैश परचेजेस आर पेमेंट, सो दे विल बी कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड. कैश परचेजेस हमारे पास पेमेंट है, तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगी. जनवरी 7 परचेजेस अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास परचेजेस की अमाउंट आ गई हमारे पास 188. परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 188. कैश में परचेजेस हमने कर ली. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी हमारे पास. जो जो ट्रांजैक्शन सॉल्व करते जाएं उसको टिक करते जाएं. ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कैश से रिलेटेड नहीं होती है, वो आगे किसी अकाउंट में आ रही होती है, तो आप उसको साथ साथ डील करते जाएं. तो जो जो होती जाए उनको टिक करते जाएं, बाकी साथ साथ डील कर देंगे. फिर उसने देखें, कहा जी परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. अब क्रेडिट पे खरीदा तो ये तो बैंक अकाउंट में नहीं आएगा. क्रेडिट पे लिया लेकिन ये बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है आगे इसकी कहीं पे यूजेज है. ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी हमने सेल्स की हैं क्रेडिट के ऊपर, ये भी हमारे पास नहीं आएगा बिकॉज ये बैंक अकाउंट बना रहे हैं, हम कैश बुक बना रहे हैं, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो बीच में नहीं आएंगी, तो ये भी आगे कहीं पे यूज हो रही होगी. डिपॉजिट कैश इन हैंड 300 इनटू द बैंक, ये हमारे पास आ गई कॉन्ट्रा एंट्री. ये आ गई हमारे पास कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन. कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन क्या होती है, दो ही कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे पास कैश बुक में. वन इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अनदर वन इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. पैसे बैंक में जमा कराने वाली ट्रांजैक्शन और बैंक से पैसे
विड्रॉ करने वाली ट्रांजैक्शन। अब ये क्या है, ये डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शन है। जब भी आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री आ जाए, कोशिश करें या तो इसको रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करें, ठीक है, यानी कि डबल एंट्री करके इसको रिकॉर्ड करें, या एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैश इन हैंड इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो बैंक हमारे पास डेबिट हो जाएगा एंड कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। 300 बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब इसको हम टी अकाउंट में लेके आएंगे, ठीक है, इसको हम टी अकाउंट में लेके आएंगे। कैसे? बैंक इज बीइंग डेबिटेड, बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा है, बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश। हम इसको लिखेंगे बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश, बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश। अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 300, बैंक इज बीइंग डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 300। और दूसरी पोस्टिंग क्या है इसकी हमारे पास, दूसरी पोस्टिंग क्या हो रही है, कैश इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक, कैश इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। तो हम क्या लिखेंगे, कैश इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक, कैश इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बैंक। और सीन आगे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो हम कैश के कॉलम में 300 लिख लेंगे, कैश के कॉलम में हम 300 लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी हम इस ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, अब कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसे बैंक में आए, तो इसका मतलब है बैंक की रिसीट हो रही है, बैंक में रिसीट हो रही है तो आप बैंक में लिख लेंगे, और कैश से पेमेंट हो रही है तो आप कैश की साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इधर साइड बैंक में रिसीट हो रही है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, कैश की पेमेंट हो रही है तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी आप मेथड इसमें से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके करें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ एरर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आ जाएगी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, उसने कहा कि जी डिपॉजिट हो गया, फिर उसने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र 108 टू रावी आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हमने 108 पेमेंट करनी है, ठीक है, कर दी है, और वो 10% डिस्काउंट काट के पेमेंट की है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब दिस इज़ दो तरीके होते हैं हमारे पास पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, एक होता है बिफोर डिस्काउंट और एक होता है एक्स डिस्काउंट। बिफोर डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट से पहले की अमाउंट होती है, हम उसके ऊपर परसेंटेज लगाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन एक्स डिस्काउंट अगर होगी, अगर एक्स डिस्काउंट होगी तो उसका मतलब है इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका हुआ है। जब डिस्काउंट माइनस हो चुका हुआ है और उसमें से 100% निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? अब जैसा ये 108 है हमारे पास, ये 108 है हमारे पास, अब 108 इज इक्वल्स टू 90%, क्योंकि इसमें से डिस्काउंट 10% निकल गया हुआ है। अब 108 इज इक्वल्स टू 90%, इसमें से 10% डिस्काउंट निकला हुआ है, हमने इसका 100% निकालना है। किसी भी वैल्यू का जब हमने 100% निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसी को, उसकी अमाउंट को, उसकी फ्रैक्शन की परसेंटेज से रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 108 है, 108 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 120। सो दिस इज़ योर 100% अमाउंट। इसमें से हम 108 जो हमने पे किया है वो माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें से 12 डिस्काउंट है हमारे पास, इसमें से 12 डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि जब हमने किसी भी चीज़ का 100% निकालना हो तो क्या करेंगे, जो अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल होगी हम उसमें से उसको इसके इक्वल रख लेंगे। 108 इज पेड एंड इट इज इक्वल टू 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब 90% का हमने 100% निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसी के रेसिप्रोकल से, यानी कि 90% मतलब 90/100, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100/90 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 100% अमाउंट आ जाएगी जो 120 है। और 108 हम पे करें तो इसका मतलब है 12 का डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब है 12 का डिस्काउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट करेंगे रावी, ठीक है, 12 हमारे पास डिस्काउंट में आ जाएगा और 108 हमारे पास बैंक में आ जाएगा। अच्छा, फिर अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, रावी क्या हो गया हमारे पास, दिस वाज 17 एंड दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर डेटेड 24 जनवरी 24।
अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 186 टू डी। अब ये भी हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये भी यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। अब वी ट्रांसफर 240 इनटू द बैंक अकाउंट, ठीक है। अब वी ने हमारे पास 240 हमारे पास बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। अब वी हमारा कस्टमर है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये हमारा ओनर जो है वो राहुल है। वी ने हमारे पास ट्रांसफ़र किए हैं कितने, 240 हमारे पास ट्रांसफ़र किए हैं बैंक अकाउंट में, तो ये हमारी रिसीट है, तो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड। तो 29 240 जनवरी 29 240 उसने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए एंड द नेम इज़ विहान, VIHAAN, विहान हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी हमारे पास, कहता है जी पेड मोटर एक्सपेंस 183 बाय चेक। हमने मोटर एक्सपेंस पे कर दिया 183 बाय चेक। मोटर एक्सपेंस विल राइट मोटर एक्सपेंस 183 बाय चेक। हमने मोटर एक्सपेंस 183 बाय चेक पे कर दिया, ठीक है। अब ये जितनी कैश की ट्रांजैक्शंस या बैंक की ट्रांजैक्शंस थी इसमें से हमने लिख ली, और जो जो हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शंस नहीं थी वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की। वो हमारे पास कोई ना कोई आगे ट्रांजैक्शन होगी उसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा, कोई ना कोई टी अकाउंट वगैरह होगा, ठीक है। देखते हैं आगे चल के। अब क्वेश्चन है क्या जी, प्रिपेयर राहुल्स कैश बुक। हमने कैश बुक बना दी, बैलेंस द कैश बुक, इसको बैलेंस करें एंड ब्रिंग द बैलेंस ऑन February 1st 2026। अगर हम इन चीज़ों को कंप्लाई नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस भी करेंगे और इसको टी अकाउंट भी, इसका ब्रॉड डाउन भी निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे बैलेंस करेंगे, डिस्काउंट के कॉलम्स को, डिस्काउंट के कॉलम को तो हम सिर्फ टोटल करते हैं, डिस्काउंट्स के कॉलम को हम सिर्फ टोटल करते हैं, डिस्काउंट के कॉलम को हम सिर्फ टोटल करते हैं, और कैश और बैंक के कॉलम को हम टोटल करेंगे, ठीक है, बैलेंस भी करेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश का अकाउंट 120 प्लस 621, तो कैश हमेशा डेबिट होगा, इसकी बिगर साइड भी हमारे पास डेबिट साइड होगी, तो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 741, और कैरी डाउन निकाल लेंगे जनवरी 31 पे, कैरी डाउन हम निकाल लेंगे जनवरी 31 पे, 741 माइनस 188 माइनस 300, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 253, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 253, ठीक है, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 253। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कैरी डाउन निकाल लिया, कैरी डाउन निकालने के बाद हमारे पास बैंक का बैलेंस, बैंक को बैलेंस करेंगे, बैंक को किस तरह बैलेंस करेंगे, 350 हमारे पास टोटल है, ठीक है, 300 लिखेंगे प्लस 240, ये हमारे पास आ जाएगा 890, ये हमारे पास आ जाएगा 890, तो 890 बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 890, अब इसमें से माइनस कर देंगे शॉर्टर साइड विच इज़ 290 माइनस 108 माइनस 183, तो हमारे पास आ जाएगा 309, तो हमारे पास का कैरी डाउन आ गया 309, कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 309, एंड कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन ने कहा था कि इसको ब्रॉड डाउन बनाना है आपने, ठीक है, क्वेश्चन में कहा था आपने इसको ब्रॉड डाउन बनाना है, February 1st पे ब्रॉड डाउन बनाना है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 253 एंड 309, 253 एंड 309 हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा, 253 एंड 309 इसका टोटल आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसका, हमने कैश अकाउंट बना लिया, जो कैश की ट्रांजैक्शन थी वो सारी बीच में रिकॉर्ड कर ली, जो कैश की ट्रांजैक्शन थी वो सारी बीच में रिकॉर्ड कर ली, बैंक की भी कर ली, और जो जो ट्रांजैक्शन बीच में हमारे पास नहीं आ रही थी, जो जो ट्रांजैक्शन हमारे पास बीच में नहीं आ रही थी वो हमने छोड़ दी। अब वो आगे देखेंगे वो किसी न किसी जगह पे यूज़ हो रही होगी, तो ये कैश अकाउंट हमारा, बैंक अकाउंट हमारा ये बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। उसने कहा जी प्रिपेयर राहुल्स परचेजेज अकाउंट फॉर द जनवरी 2026 के, हमने उसका परचेजेज अकाउंट बनाना है, हमने उसका परचेजेज अकाउंट बनाना है, तो बैलेंस द अकाउंट भी करना है। उसने कहा जी बैलेंस करें, परचेजेज अकाउंट बनाएं और साथ उसको
बैलेंस भी करें, ठीक है। परचेजेज अकाउंट बनाएं और साथ उसको बैलेंस भी करके दें, ठीक है। अब परचेजेज हमारे पास कौन कौन सी हो रही हैं, यहाँ पे हम पहले ईयर लिख लेंगे 2026 2026, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर जिस जिस डेट पे हमारी परचेजेज हो रही हैं, कैश हो रही हैं या क्रेडिट परचेजेज हो रही हैं, वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। अब क्या कहता है हमारे पास कौन कौन सी परचेजेज हो रही हैं, उसने कहा जी परचेजेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट की है। परचेजेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट जनवरी 11 डेजी 175, जनवरी 11 डेजी। ओके जी, कैश बुक के बाद हमारे पास अब आ जाते हैं परचेजेज अकाउंट में। क्या जी पार्ट बी, prepare Rahul's purchases account for January 2026, balance the account and bring down the balance as February 1st, उसको ब्रॉड डाउन भी बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस बना लेते हैं, ठीक। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास परचेजेज से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हैं, वो कैश की हैं, क्रेडिट की हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो हमारे पास यहाँ पे परचेजेस के साथ आएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। ये हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अंदर, ये हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं इसके अंदर। एक ये परचेजेस ऑन कैश ऑन 7th, और ये हमारे पास 11th के ऊपर ये हमारे पास परचेजेस आ गई, ये हमारी 11th के ऊपर दूसरी परचेजेस आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। 7th पे कैश परचेजेस 188, 7th पे हमारे पास कैश परचेजेस 7 जनवरी, कैश परचेजेस 188। दूसरी हमारे पास कौन सी परचेजेज हैं, उसने कहा जी क्रेडिट परचेजेज हुई हैं डेजी से 175, 24th को डेजी 175, तो हमारे पास 175 डेजी से हमारे पास ये परचेजेज होगी, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेंगे, इट विल बी 363 एंड कैरी डाउन 363, and this will become brought down for the next period which is 363। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन भी बनाएंगे, कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन भी बनाएंगे। अब ये दो ही ट्रांजैक्शन थी जो परचेजेस से रिलेटेड थी, बाकी कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन वो हमारे पास सेल से रिलेटेड हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। हमने इसको टी अकाउंट भी बनाया और उसको ब्रॉड डाउन भी बना के दे दिया, ठीक है। डू कंप्लाई द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसको कंप्लाई करना आपने। अब कहता है जी उसका डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बना दें। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, उसकी नेचर क्रेडिट होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड की हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से हमें मिलेगी, वो हमें कैश बुक से मिलेगी, कहाँ कहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास कैश बुक है, इसमें दो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास, एक जनवरी 1 को अनिल से 10 और 24 को रावी से 12। तो हमारे पास जनवरी 6 अनिल 10 एंड रावी से 12, तब हमारे पास ये आ जाएगा इसका टोटल 22 ऑन बोथ द साइड्स। फिर जनवरी 31 पे हम इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे 22, एंड कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन ऑन February 1st which is 22। कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन फॉर February 1st which is 22। तो ये हमने इसका परचेजेज अकाउंट भी बना दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। राहुल मेंटेन्स हिज बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स हिमसेल्फ, ही इज कंसिडरिंग कीपिंग अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने का सोच रहा है। वो कहता है जी बताओ क्या 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 एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। वन रीज़न जो उसको बेनिफिट देगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से, तो राहुल को क्या बेनिफिट होगा, राहुल विल बी बेनिफिटेड बाय हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स एट वन प्लेस। कि राहुल को बेनिफिट होगा, ठीक है, बाय कीपिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, क्योंकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस आ जाएगी ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड, ठीक है। कहता जी दूसरा क्या बेनिफिट नहीं होगा उसको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट नहीं हो सकता, कॉस्ट करता है, टाइम लगता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने कि यार कि राहुल मे नॉट बी बेनिफिट द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट इज़ डेटरेंट अगेंस्ट फ्रॉड, यानी कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेटरेंट है, आपको
फ्रॉड का बता देता है कि ये फ्रॉड हो गया, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता, डज नॉट स्टॉप इट, रोक नहीं सकता, ठीक है। आपको बता सकता है कि ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इट कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है। लास्ट में आ गया ई पार्ट, एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, मतलब डबल एंट्री सिस्टम। इफ राहुल कैप्ट अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, के राहुल जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता है, तो वो डुअलिटी को कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब डुअलिटी, एवरी ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, के हर ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अगर वो डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करता है सारी ट्रांजैक्शंस, तो वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको वो मिलेगी, और वो उसके लिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, तो डुअलिटी विल हेल्प कीपिंग सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होगा हमारे पास, अब क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समीर इज अ रिटेलर हु ओन्स हिज शॉप प्रीमिसेस, ही प्रिपेयर्स हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर, ठीक है। पहले भी मैंने बताया कि जिस डेट पे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन के लिए जिस डेट पे वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज लेजर अकाउंट्स एट 1 जनवरी 2025 इंक्लूड द फॉलोइंग बैलेंसेज। अब फॉलोइंग बैलेंसेज है हमारे पास, उसने कहा जी मोटर व्हीकल्स हैं हमारे पास एट दिस डेट विच इज़ 28,000 28,000। डेप्रिसिएशन इस डेट तक हमारे पास 10080 ऑलरेडी है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होगी। किसी भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में हमारे पास दो चीज़ें वो हमें ज़रूर दे देगा। क्या क्या चीज़ें देगा, नंबर 1 एक तो वो मेथड देगा डेप्रिसिएशन का, नंबर 2 पॉलिसी बताएगा कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या फॉलो हो रही है, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको देखना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिर वो कहता है जी नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, के जिस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस साल कोई डेप्रिसिएशन, जिस साल एसेट सेल करेंगे उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे वो बता रहा है कि मैंने कुछ एसेट सेल किया। समीर सोल्ड वन ऑफ हिज मोटर व्हीकल्स ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर पे उसने एक मोटर व्हीकल बेचा है 95 का, ठीक है। फर्स्ट पे उसने एक मोटर व्हीकल बेचा है 95,000 का। दिस अमाउंट वॉज पेड टू समीर बैंक अकाउंट, और वो समीर के बैंक अकाउंट में चली गई। फिर द मोटर व्हीकल हैड कॉस्ट 16,000, जो मोटर व्हीकल हमने सेल किया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 16,000 है, ठीक है। एंड इट्स नेट बुक वैल्यू एट 1 अक्टूबर वॉज 10240, और उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो हमारे पास 10240 है। नेट बुक वैल्यू मीन्स कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू मीन्स कैरिंग वैल्यू, कि हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू क्या हमारे पास, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आज तक जो डेप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज की हुई है वो हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आएगी। इससे पहले जो इसका नाम था, ठीक है, ओल्ड वर्जन में, ओल्ड बुक में इसमें रिटन डाउन वैल्यू या इसके लिए नेट बुक वैल्यू का वर्ड यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन अब हम इसके लिए सिर्फ कैरिंग वैल्यू का वर्ड यूज़ करेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी क्वेश्चन में, कोई इतनी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। अब सिंपल उसने कुछ स्टार्ट ऑफ द एसेट्स हमारे पास दे दिए, कुछ डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी चार्ज दे दी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दे दिया, पॉलिसी भी बता दी कि ईयर ऑफ सेल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रही। फिर उसने बता दिया कि एक एसेट बेचा है, कितने का बेचा, उसकी कॉस्ट भी बता दी जब वो ओरिजिनली परचेज किया था उसने, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी बता दिया कि हमारे पास उसकी कैरिंग वैल्यू भी बता दी, यानी कि हमें एक कैलकुलेशन उसने हमारे से और कम करा ली, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा जी प्रिपेयर द मोटर व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। हम 31 दिसंबर 2025 की उसने का जी इसको बनाएं और 1 जनवरी के लिए उसका अकाउंट भी बैलेंस करें, ठीक है। एसेट अकाउंट सबसे आसान अकाउंट है, इसमें कोई और फर्दर कैलकुलेशन वाली बात ही नहीं होती है, आपको बस पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अब 2025 है हमारे पास, 2025 ईयर है, साल के शुरू में जनवरी 1 पे 2025 पे जनवरी 1 पे हमारे पास एसेट्स का ब्रॉड डाउन है। कितना एसेट्स का ब्रॉड डाउन है हमारे पास, इट इज़ 28,000। उसने कहा जी 28,000 के एसेट्स हमारे पास साल के स्टार्ट में पड़े हुए हैं, तो ब्रॉड डाउन में लिख लिया। एसेट अकाउंट है तो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड, एसेट अकाउंट तो हमारे पास इसका डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है।
फिर उसने कहा जी हमारे पास एक एसेट भी सेल किया। कौन सा एसेट सेल किया? उसने कहा जी हमने एक एसेट सेल किया जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 16,000 है। यहाँ पे हमारे पास अक्सर बच्चे 99% बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे जब हम डिस्पोजल लिखते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसेट लिखते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ एसेट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखने के बजाय जितने पे हमने सेल किया हुआ 9500 वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है? यहाँ पे हमने एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है। याद रखना है हमने एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है। यहाँ पे जितने का बेचा वो नहीं लिख देना। ठीक है, 16,000 हमारे पास इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, हमने वो लिखनी है। उसके बाद कोई और हमने एसेट परचेज नहीं किया तो दिसंबर 31 पे हम इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे। दिसंबर 31 पे हम इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे। हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया इस दफ़ा। ठीक है, तो 28,000 बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, 28,000 बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स लिखेंगे। ठीक है, तो 28,000 में से माइनस कर देंगे हम 16,000, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 12,000। ये हमारा कैरी डाउन आ जाएगा और यही हमारे पास ब्रॉड डाउन बन जाएगा फॉर द ईयर 2026। नेक्स्ट ईयर के जनवरी 1 के लिए हमारे पास ब्रॉड डाउन बन जाएगा 12,000। ठीक है, रिमेंबर दैट यू हैव टू ब्रिंग कैरी डाउन एज ब्रॉड डाउन। हर क्वेश्चन में कैरी डाउन, टी अकाउंट का जो भी क्वेश्चन है जिसमें टी अकाउंट या लेजर अकाउंट बनाना है तो उसका कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन जरूर बनाना है। ठीक है, कैरी डाउन के मार्क्स नहीं है, ब्रॉड डाउन के मार्क्स हैं। ठीक है, तो एसेट अकाउंट इज सिंपल अकाउंट, ब्रॉड डाउन लिखा। कोई एसेट परचेज किया होता तो वो भी डेबिट साइड पे आ जाता। डिस्पोजल एसेट क्रेडिट साइड पे किया, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है यहाँ पे, रिमेंबर दैट। ठीक है, फिर कैरी डाउन लिखा और कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना लिया, तो ये हमारे पास एसेट अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा आ जाएगा, कौन सा अकाउंट आ गया? हाँ जी, अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसको भी पढ़ना है यार कि क्या मांगता है और उसको क्या देना है। ठीक है, उसने कहा जी कैरी डाउन निकालना है और उसको ब्रॉड डाउन भी बनाना है। ठीक, अब हमारे पास ये 2025 का अकाउंट है, 2025। अब किसी भी किस्म की प्रोविजन होगी, किसी भी किस्म की प्रोविजन होगी, उसका अकाउंट की नेचर क्रेडिट होगी। ठीक है, तो अब ये डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जनवरी 1 पे हमारे पास इसमें कोई बैलेंस है। ठीक है, इसका अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा ब्रॉड डाउन? इट इज़ 10080, 10080 इसका ब्रॉड डाउन आ जाएगा, 10080। अब डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही कैलकुलेशंस है हमारे पास। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही कैलकुलेशंस है हमारे पास। एक हमारे पास है डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ और एक हमारे पास है डेप्रिसिएशन फॉर ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर, यही दोनों कैलकुलेशन की समझ आ गई तो मसला ही कोई नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे दिसंबर 31 साल के एंड पे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या? हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यहाँ पे लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, अब जब एसेट हमने बेचा है, इट वाज सोल्ड ऑन अक्टूबर 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पोजल, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजल और इसमें लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, यानी कि डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये दो ही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने वाली, बाकी तो इसमें है ही कुछ नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ। ठीक है, अब इसको और हमेशा याद रखना है, कोई भी मेथड हो, कोई भी पॉलिसी हो, हमेशा पहले डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ मतलब जितना भी एसेट यूज़ किया आज तक हमने, उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ होगी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने खुद ही बता दिया था कि मेरे पास एसेट जो है उसकी जो कैरिंग वैल्यू है, उसने एसेट की कैरिंग वैल्यू बता दी थी आपको और कॉस्ट भी हमें बता दी। ठीक है, कैरिंग वैल्यू कितनी बता दी उसने? उसने कहा जी एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है वो 10240 है। 10240 उसकी साल के एंड पे, यानी कि उसकी लाइफ पे एंड पे 10240 उसकी कैरिंग वैल्यू है। 10240 इसकी कैरिंग वैल्यू दे दी क्वेश्चन के एंड के ऊपर। ठीक है, और साथ उसकी कॉस्ट भी बताई हुई है कि एसेट की कॉस्ट है 16,000। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आज तक हमने कितनी, इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होगी? 16,000 माइनस 10240
तो इस एसिड के ऊपर आज तक हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? 5760। इस एसिड के ऊपर आज तक हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? 5760। तो ये क्या आ गई हमारे पास? ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ आ गई। डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ आ गई इसकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ आ गई इसकी, कि आज तक हमने इस एसिड के ऊपर इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि और कोई बताया होता कि इस साल के हमने इस डेट पे ख़रीदा, तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी। तो डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ हमारे पास 5760 आ गई। तो ये डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ एसिड, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे 5760 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हाँ, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर समझने वाली बात है। इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और ऊपर से हमने एक एसिड भी सेल किया हो, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और हमने ऊपर से एक एसिड भी सेल किया हो, तो फिर हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला वही फॉलो करना है। क्या कहता है हमारे पास फॉर्मूला? कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन परसेंटेज चार्ज कर देंगे। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसके ऊपर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, यानी कि जो आंसर आएगा उसको डेप्रिसिएशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इनको सेपरेटली हमने कैलकुलेट करना है। एसिड को भी अलहदा से कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन को भी अलहदा से कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर परसेंटेज लगानी है। कैसे अलहदा से कैलकुलेट करना है? अब हमारे पास साल के शुरू में कितने एसेट्स हैं? 28,000, और हमने एक एसेट बेच दिया 16 वाला। ठीक है, तो 28,000 हमारे पास साल के शुरू में एसेट्स पड़े हुए हैं। हमने इस दफ़ा ख़रीदा कोई नहीं। ठीक है, 28,000 साल के स्टार्ट में एसेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने एक एसेट सेल कर दिया 16,000 वाला, परचेज कोई नहीं किया। इसी तरह हमारे पास साल के स्टार्ट में जो डेप्रिसिएशन है वो है 10080। ये ऑलरेडी हमारे पास डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 10080। 10080 और जो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ हमने निकाली है जो एसिड की, वो हमने इसमें से माइनस कर देनी है। 5760 इसमें से माइनस कर देनी है। क्यों माइनस कर देनी है? क्योंकि जब एसिड जाएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी जाएगी। जब एसिड जाएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी जाएगी। जब एसिड जाएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास देखते हैं क्या क्या बच जाएगा। 28,000 माइनस 16,000 इज 12,000। 12,000 के हमारे पास एसेट्स हैं। जो डेप्रिसिएशन हमारे पास अवेलेबल है 10080 माइनस 5760, तो ये बच गई 4320। 4320 डेप्रिसिएशन है और 20% हमारे पास रेट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 माइनस 4320 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी 1536। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी 1536। तो 1536 हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि एसेट जा रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी जाएगी। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी 1536। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारे पास ये इसकी जगह है हमारे पास टी अकाउंट में 1536 लिखेंगे और फिर दिसंबर 31 के ऊपर हम इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे। दिसंबर 31 पे इसका कैरी डाउन निकाल लेंगे। तो दो ही कैलकुलेशंस है हमारे पास इसमें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ। अब इनको टोटल कर लेंगे, दिस विल बिकम 1116 सॉरी 11616 ये भी आ जाएगा 11616 माइनस कर देंगे 5760, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5856 एंड दिस कैरी डाउन विल बिकम ब्रॉट डाउन 2026 के लिए हमारे पास जनवरी 1 का ब्रॉट डाउन बन जाएगा। इट इज़ 5856, इट इज़ 5856
56, ठीक है। ये हमारे पास इसका ब्रॉड डाउन बन जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ब्रॉड डाउन लिखा, डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ पहले निकालेंगे, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालेंगे और फिर कैरी डाउन निकालेंगे, कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, सारी वीडियोज़ उसके ऊपर हैं, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में, डिस्पोजल अकाउंट में अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2025 का हमारे पास अकाउंट है, डिस्पोजल का 2025। फॉर्मेट याद होना चाहिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट एसेट की 16,000, ठीक है। ये हमारे पास अक्टूबर 1 पे एसेट सेल हो रहा है, ठीक है। फिर अक्टूबर 1 पे हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ, कितनी डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ है हमारे पास, 5760 हमने यहाँ पे निकाली हुई है, 5760, ये इसकी डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ है। फिर हमारे पास ने कहा था जी हमारे पास बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे भी आ रहे हैं। कितने पैसे आ रहे हैं बैंक में, देखते हैं हमारे पास कितने पैसे, 9500। उसने कहा जी 9500 का एसेट सेल किया, तो 9500 हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगा, 9500 हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, 16,000 बिगर साइड लग रही है तो बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 16,000। अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा, इधर आया तो लॉस, डेबिट साइड पे आया तो प्रॉफिट, ठीक है। इधर आया तो लॉस, डेबिट साइड पे आया तो प्रॉफिट। तो अब हम क्या करेंगे, 16,000 माइनस 5760 minus 9500, so this will become 7740, this will become 740। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में लॉस चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एज लॉस चला जाएगा, ठीक है। अगर इसका बैलेंस डेबिट साइड पे आता तो वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। स्टिल अगर इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू है तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस और उसके डिस्पोजल अकाउंट की वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। कहता है समीर परचेज अ न्यू मोटर व्हीकल, उसने कहा जी एक नई मोटर व्हीकल परचेज किया उसने 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पिछले क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। पेइंग बाय बैंक ट्रांसफ़र, द परचेज प्राइस इज मेड अप एज फॉलोज। जी परचेज प्राइस हमारे पास इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, फ्यूल दिया हुआ है, ठीक है। मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, फ्यूल दिया हुआ है, इंश्योरेंस पेमेंट दी हुई है, डिलीवरी कॉस्ट दी हुई है, ठीक। आगे क्या पूछ लिया उसने जी, कैलकुलेट कंप्लीट द टेबल बाय टिक टू शो ईच आइटम इन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रिलेटेड भी वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं सारी, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ द व्हीकल है, उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ द व्हीकल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज बेसिकली योर लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, यानी कि कैपिटल एक्सपेंस है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। फ्यूल हमारा डे टू डे रनिंग का एक्सपेंस है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इंश्योरेंस भी हमारा डे टू डे पूरे साल का है लेकिन फिर भी हमारा डे टू डे का एक्सपेंस है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। डिलीवरी कॉस्ट इसके बगैर, डिलीवरी कॉस्ट के बगैर एसेट जो अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंस है और उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, और उसकी कॉस्ट में ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उसने कुछ 2 मार्क्स का पार्ट दे दिया। फिर कहता है जी कंप्लीट द टेबल बाय स्टेटिंग द नेम ऑफ द काउंटिंग प्रिंसिपल बीइंग अप्लाइड। उसने कहा जी कौन कौन सा काउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसको देखते हैं कौन कौन सा काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। उसने कहा जी समीर रिकॉर्डेड द परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल अपॉन इट्स डिलीवरी। उसने कहा जी डिलीवरी पे हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको डिलीवरी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इसमें हमारे पास रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप रियलाइज करेंगे कोई ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा कि जब आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, आप अपनी बुक्स में कब उसको रिकॉर्ड करेंगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट।
समीर हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ हिज प्राइवेट मोटर व्हीकल इन द बुक्स ऑफ, अपनी प्राइवेट मोटर व्हीकल वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेके आ रहा, ठीक है, यानी कि बिजनेस में अपने एसेट्स को, प्राइवेट एसेट्स को नहीं लेके आ रहा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया ये? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस इज सेपरेट एंड ओनर इज सेपरेट, ठीक है। फिर समीर हैज़ नॉट रिकॉर्डेड अ वैल्यू ऑफ हिज मोटर व्हीकल ड्राइविंग स्किल्स, कि उसने मोटर व्हीकल ड्राइविंग स्किल्स को अपने एसेट के तौर पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस विल बी अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इनटू मनी इज ब्रॉट इनटू द बुक्स, जो चीज़ें पैसों में मेजर नहीं हो सकती हम उसको बुक्स में नहीं लेके आते हैं। दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो वो अपनी स्किल्स को मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एसेट्स में लिया था, क्योंकि उसकी हम पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास फर्दर पार्ट है, वो कहते हैं जी समीर लेजर अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2026 इंक्लूडेड द फॉलोइंग बैलेंसेस। शॉप फिटिंग्स है हमारे पास। शॉप फिटिंग्स का क्या उसने बताया जी? शॉप फिटिंग्स है हमारे पास, इसकी कॉस्ट इतनी है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आज तक इतनी चार्ज हुई है। उसने कहा जी ही चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस, कि वो डेप्रिसिएशन 10% पे चार्ज करता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, 10% पे चार्ज करता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो इसका मतलब है हमारे पास इसकी कितनी डेप्रिसिएशन बनेगी एक साल की, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। 28400 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10% या 10 डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे तो हमारे पास एक साल की डेप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी, या इसका 10% निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2840। एक साल की डेप्रिसिएशन उसकी 2840 आ गई, ठीक है। और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है ये भी देखेंगे कितने सालों की। आगे पूछता क्या है, कहता है जी समीर इज कंसिडरिंग purchasing new shop fittings to replace all his existing one. The shop fittings would cost 19,250. Sameer expects them to last for 5 years. कि वो चाह रहा है कि यार ये हम जो पुरानी शॉप फिटिंग्स हैं उसको दे दें और उसकी जगह नई शॉप फिटिंग्स ले लें, उसको दे दें और नई शॉप फिटिंग्स ले लें, ठीक है। एडवाइस मतलब एवेल्युएटिव पार्ट है, आपने इसमें अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। अब उसने क्या कह दिया जी ये हमारे पास 5 ईयर्स की लाइफ होगी और इसकी कैलकुलेशन। तो आपने देखना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जो एसेट है उसकी कितनी लाइफ पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर दैट रीज़न हमें जो एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन को डिवाइड करना पड़ेगा 2840 से, तो हमें पता चलेगा कि कितने सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है, ठीक है। तो 17040 डिवाइडेड बाय 2840, तो इसका मतलब है कि ये 6 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी हो चुकी हुई है। अगर 6 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है और इस दफ़ा की ऑलरेडी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 28400, ठीक है, 17,040 प्लस इस दफ़ा की डेप्रिसिएशन, तो 2840 बन जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन। तो ये कितनी बन जाएगी? 17040 प्लस 2840, तो ये बन गई 19880, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 28400, तो ये बच गया हमारे पास 8520। तो 8520 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 8520। और 6 ईयर्स की ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हुई हुई है, एक साल की और, तो इसका मतलब है ये इस साल के एंड तक ये 7 ईयर्स इसके हो जाएंगे, यानी कि 6 ईयर्स की डेप्रिसिएशन इसकी हमारे पास है। और ये इस साल अगर लेगा तो 7 ईयर्स हो जाएंगे और फिर आगे 3 साल और पड़े हुए हैं उनके यूजेज के, 3 साल और पड़े हैं इसके यूजेज के इस साल के अलावा, ठीक है। तो टोटल यानी कि जनवरी 1 के ऊपर उसके पास 4 ईयर्स की सपोर्ट पड़ी हुई है, यानी कि वो 4 ईयर्स और इस्तेमाल हो सकते हैं एसेट्स, वो 4 ईयर्स और इस्तेमाल हो सकते हैं एसेट्स। तो वो कहने का उसका मतलब है कि यार जो हमारे पास पुराने एसेट्स पड़े हुए हैं तो क्या हम उसको बेच के नए खरीद लें। तो हमने कुछ कैलकुलेशंस करके देख लिया कि हमारे पास जो एसेट पहले से पड़ा हुआ है वो अभी 6 ईयर्स यूज़ हुआ है, यानी कि उसकी लाइफ के 4 ईयर्स पड़े हुए हैं,
तो हम उसको क्या सजेस्ट करते हैं, हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने हैं और अपना सपोर्ट करना है। आप बेशक फेवर में जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, बट जो भी आप सपोर्टिंग आंसर देंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब एडवाइस समीर वेदर और नॉट ही शुड बाय द न्यू शॉप फिटिंग्स, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, ठीक है। शॉप फिटिंग्स विल बी मोर एफिशिएंट, कि नई जो शॉप फिटिंग्स हैं वो नई ज़्यादा एफिशिएंट होंगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वंस, ठीक है। न्यू शॉप फिटिंग्स विल बी हैविंग लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी को मेंटेनेंस कॉस्ट जो है नई वालों की कम होगी, ठीक है। वेयर हैज़ न्यू शॉप फिटिंग विल कॉस्ट समीर अ बिग अमाउंट ऑफ 19250, कि अगर शॉप फिटिंग्स खरीदता है समीर तो 19250 की उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर कैश आउटफ्लोज एंड हैव टू सी द लिक्विडिटी पोजीशन, कि हमें जो समीर है उसकी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को देखना पड़ेगा कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कितना पैसा उसके पास, क्या वो इतने पैसे स्पेयर कर भी सकता है एसेट को बाय करने के लिए या नहीं। एज ऑल शॉप फिटिंग्स एंड स्टिल यूजेबल फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स या 4 ईयर, यानी कि इस साल को मिला के 4 ईयर्स के लिए वो यूजेबल है हमारे पास। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम सजेस्ट करते हैं समीर को कि समीर क्या करे, समीर should continue using the same existing shop fittings which are still having a life of 3 years, इस साल के आगे और इसको मिलाएंगे तो 4 years की इसकी लाइफ है। तो हमारे पास इस एसेट को लेके उसके पास 4 years का पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अभी इस एसेट को यूज़ करता रहे, पुराने शॉप फिटिंग्स को उनको सेल मत करें।